बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में साइंस एग्जीबिशन हुई है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी कॉलेज में ये एग्जीबिशन कराई गई है। इसके तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा थे, उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है और कुछ तलबा ने अपने जो एग्जीबिशन स्टॉल हैं उसके मुतल्लिक अटक टुडे न्यूज़ को बताया है। आपको दिखाता हूँ कि तलबा क्या कहते हैं। I am the student BS Chemistry first semester from Postgraduate College Attack, and this is the working project of circulatory system inside the body, and which explain about circulatory system. Mostly मैंने ये जो circulatory system बनाई है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए। मोस्टली पीपल्स को नहीं पता होता कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल वर्किंग नहीं है, सही काम नहीं कर रहा, मगर फिर उनको नहीं पता होता सर्कुलेटरी सिस्टम उनका डैमेज हो रहा है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बेस्ट कर सकते हैं, मेनटेन कर सकते हैं। एक तो ये कि हम अपना डाइट बैलेंस रखें, अपनी डाइट बैलेंस रखें, और कोलेस्ट्रॉल लेवल और फैट लेवल ज़्यादा ना हो बॉडी में। अगर वो कोलेस्ट्रॉल और फैट लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर ये जो आर्टरीज होती हैं, ये वेन्स, ये ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता नॉर्मली जैसे फ्लो होता है, तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली आजकल यंगस्टर को भी हार्ट अटैक होता है। वो इस वजह से होता है कि वो स्मोकिंग से अवॉइड नहीं करते, स्मोकिंग से अवॉइड नहीं करते, अल्कोहल कंजम्पशन, अगर वो स्मोकिंग से अवॉइड करें, अल्कोहल से अवॉइड करें, तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा अपनी डाइट बैलेंस रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें कि हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई ना हो। हाई ब्लड प्रेशर जब होगा तो हार्ट पे बहुत मैक्सिमम जो हमारा ब्लड प्रेशर है, अगर वो 190 प्लस से क्रॉस कर जाए तो उससे ये जो आर्टरीज होती है, ये जो वेन्स होती हैं हार्ट की, ये फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सारे हार्ट में फैल जाता है। नॉर्मली जैसे ये पाथवे है वैसे नहीं होता, तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक तो अपना फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे फोकस करें, और एक इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए कि आप में के बॉडी में जो डायबिटीज़ का लेवल है वो ज़्यादा ना हो। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, और इसके अलावा स्ट्रेस ना लें। अगर हम स्ट्रेस लेंगे उससे भी एक हेल्थी लाइफस्टाइल है हमारी, हमें कोई बीमारी नहीं है, मगर फिर भी हार्ट अटैक आता है, वो इसलिए कि वो स्ट्रेस लेते हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। स्ट्रेस ना लें, उसकी वजह से स्ट्रेस ना लेंगे तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सही होगा। और ओबेसिटी, मोटापा की वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि इन चीज़ों से वो अवॉइड करके अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बेस्ट रख सकते हैं। Assalamu alaikum. My name is Manur and I am the student of BS Chemistry first semester of Government Graduate College. Our project is about human digestive system. We made this project for public awareness. Firstly, हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन नहीं रखेंगे तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हम चलते हैं तो माउथ, जैसे डाइजेस्टिव जर्नी हमारी माउथ से स्टार्ट होती है, और माउथ से जब हमारी डाइजेस्टिव जर्नी स्टार्ट होती है तो हमारे माउथ में एक एंजाइम होता है अमाइलेज, जो कि हमारे फूड की ब्रेक डाउन को स्टार्ट करता है। उसके अलावा फूड ट्रैवल करता है ईसोफेगस के में पेरिस्टालसिस के थ्रू। पेरिस्टालसिस एक रिदमिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टुवर्ड्स स्टमक, और स्टमक में एक हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर है, जो कि एक स्फिंक्टर है जो कि हमारी ओपन होकर हमारे खुराक जो हमारे स्टमक में एंटर होती है उसकी वजह से। इसके अलावा स्टमक में मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होती है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट होते हैं। इसके अलावा बायोरिक स्फिंक्टर से वो हमारे जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर करती है। इसमें हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ब्लड स्ट्रीम में ऐड करती जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बचते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से हमारे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं, और जो हमारे पास एक्सीटी मटेरियल होता है वो फीसिस के थ्रू हमारे ब्लड से बाहर चला जाता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन ना रखें तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि सबसे पहले कि हमें डायरिया, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा, और लॉन्ग टर्म क्रोनिक इशू में लीड टू वेरियस बॉडी इशू लाइक हमें अल्सर की बीमारी हो सकती है, जो कि हमारे पास जो स्टमक में HCl होता है उसकी वजह से हमें अल्सर की बीमारी भी हो सकती है। और हम इससे इन सब चीज़ों को ओवरकम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी डाइट को बैलेंस रखें, इसके अलावा हाइड्रेटेड रहें और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करें। और इसके अलावा हम अपने
इस तरह हम लोग अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कि पिछले 2023 में हमारे पास 9 बिलियन टन हमारे पास कॉफ़ीज़ और टीज़ का यूज़ हुआ है, जो कि मतलब कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हमारा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ तरीके से मेंटेन रख सकें। मेरा नाम तंजील रहमान है और मेरा ताल्लुक बीएस केमिस्ट्री 3rd डिपार्टमेंट से है। आज हमने सोलर ट्यूबवेल सिस्टम को इंडक्ट किया है। इसकी एक्सप्लॉयटेशन बताइए भी कहाँ कहाँ यूज होता है। अंडर द सुपरविजन ऑफ सरासिक बेसिकली हमने एक प्राइमरी रिजर्वायर लिया है। ये कोई भी अंडरग्राउंड ट्यूबवेल हो सकती, कोई भी अंडरग्राउंड वेल हो सकती है जिसमें सबमर्सिबल पंप होता है। तो इसको डायरेक्टली हम ऑपरेट करते हैं। बाहर सोलर सिस्टम लगा है, उसमें हम डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। वहाँ से अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं या पानी पंप करते हैं, मुख्तलिफ फील्ड में आती हैं। फील्ड में फील्ड को पानी लगता है। अगर कोई भी हमारे पास रेनी कंडीशन या स्टॉर्मी कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल इल वेदर कंडीशन हो, तो उसमें हमारे पास सेकेंडरी रिजर्वायर है। तब हमारे पास, क्योंकि सोलर पैनल लेस एफिशिएंट होता है और उतनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं करता, उस सूरत को तमाम सूरत को टैकल करने के लिए हम सोलर सेकेंडरी रिजर्वायर लेते हैं। बेसिकली सोलर पैनल सिस्टम हमारे पास एक रिन्यूएबल सोर्स है और ये एक इजी वे और लेस कॉस्टली भी है। इसका हमारे पास मुख्तलिफ फायदा। अभी तो हमने सिर्फ इसको एग्रीकल्चर सिस्टम में यूज किया है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नेन मंडे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्कॉलर थी, वो इकोसिस्टम पे उसके इफेक्ट को डिस्कस करे तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक और में हमारे पास तकरीबन 173 क्वाड्रिलियन वाट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जमीन में पहुंचती है। उसमें हमारे पास ये होता है कि वो 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इतनी इनफ होती है कि हम पूरे साल के लिए इस पूरी पावर अर्थ की पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। अगर हम फॉसिल फ्यूल से तमाम सोलर पैनल सिस्टम को कंपेयर करें तो तकरीबन उसमें 35 बिलियन बैरल टन। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Maria from BS Physics 5th semester. My project is hydraulic press. Basically, it is application of Pascal law. When Pascal law states that when pressure applied at any point of the liquid enclosed in a container, we transmit it without any loss all of the part of the liquid. I am discussing the hydraulic press working. It is throughout is constant, and one part of the piston acting as a pump with a modest mechanical force acting on the small cross section area, and the other part of the piston is larger, which observe correspondingly large area, and only a small diameter cubic needed if the pump is separated from the press cylinder. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम युसरा है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज अटक से हूँ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। मेरा जो मॉडल है वो है वायरलेस पावर ट्रांसफ़र सिस्टम के बारे में, जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये फैराडे लॉ की एप्लीकेशन है। डेली लाइफ में हमें ये मोबाइल वायरलेस पावर ट्रांसफ़र जो वायरलेस चार्जिंग होता है उसमें देखने को मिलती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो हमारा वायरलेस ट्रांसफार्मर है वो भी इस पे ही वर्क करता है। और इसके अलावा नॉर्वे के अंदर ऐसे बेस स्टेशंस मौजूद हैं जहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो वायरलेस चार्जिंग की वजह से चार्ज होकर फिर वो चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरा है और ये मेरी सारी टीम है। हम सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है। हम सब लोग गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज से हैं, BS 7th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, और हमारा मॉडल है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें हमने अपने 4 सेक्टर को एक्सप्लेन किया है। पहला सेक्टर है हमारे पास मनी सेक्टर, दूसरा हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर, तीसरा है ट्रेड और चौथा हमारे पास इंडस्ट्री। मनी सेक्टर में हमने ये बताया कि हम लोग कैसे बार्टर सिस्टम से पेपर करेंसी तक का सफ़र हम लोग कैसे तय किया है। इसमें हमारे पास पहले जानवर थे, पहले ताले वगैरह थे, फिर जानवर आए, फिर कॉइन्स आ गए, फिर अब जो है पेपर मनी आ गई है। पेपर मनी में भी अब हम लोगों ने मज़ीद जो है वो एवोल्यूशन कर ली है, जिसमें हम लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। चिप आ गई जो इंसान अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाती है। दूसरा हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने ये बताया कि पहले किसान जो है कि जानवरों से खेती बाड़ी करता था तो बहुत टाइम लगता था उसे, एक प्रोडक्शन भी कम होती थी और दूसरा किसान भी बहुत ज़रूरी होते थे। फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई है तो ट्रैक्टर आ गए, ट्यूबवेल आ गई और हमारी जो है वो प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है। इस प्रोडक्शन में इजाफा हुआ तो हमने अपने जो तीसरा फेस है ट्रेड सेक्टर, उसमें हम लोगों ने अपनी जो है वो प्रोग्रेस शुरू की है कि हम लोग जो पाकिस्तान देखा जाए तो वो इंपोर्ट सेक्टर है, इंपोर्ट कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है। हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोग्रेस की है ताकि हम लोग जो है इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। फिर जो है देखा जाए तो ट्रेड में हम लोग जो है पहले स्मॉल लेवल पे हम लोग ट्रेड करते थे, अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड में इजाफा हुआ है तो हम लोगों ने फिर अपने जो है 4th सेक्टर है इंडस्ट्री सेक्टर, उस पर हम लोगों ने मज़ीद तरक्की करने की कोशिश की है। अब इंडस्ट्री को हम लोग 4.0 इंडस्ट्री का नाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जो हमने इंक्लूड कर लिया है।
इंडस्ट्री में अगर हम लोग एमुलेशन करेंगे तो हमारी ट्रेड में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा और हम लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की मिलेगी। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा ने इस साइंस एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया है। ये वो मनाज़र हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज के साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ स्टॉल पे वो गए हैं, उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो बच्चों ने ब्रीफिंग दी है वो सुनवा सकूँ। ये आप किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लाइक फिजिक्स, लाइक इसके बेनिफिट्स भी बहुत सब हैं। इंस्टेंट लाइफ चैनल है 24/7 जब बिलो 20% होता है तो उस वक्त मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अगर हम इसके वर्किंग में की डिटेल में जाएं तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है और ये कंप्लीट बन के सॉइल मॉइस्चर सेंसर मॉड्यूल हो जाता है। और उसके बाद जो सेकंड एक्शन जिसको ट्रांसमिट होता है, ये इसको आर्डिनो नैनो कहते हैं। इस माइक्रोचिप की वजह से इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है या मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस चिप की वजह से प्रोग्रामिंग और ये सब कुछ इन सब पिन्स को हम अपनी मर्जी से फंक्शन दे सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। और जो उसके बाद जो तीसरा एक्शन जिसको ट्रांसमिट होता है वो ये 2 चैनल रिले मॉड्यूल है। 2 चैनल इसलिए कि एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, इन 2 इसलिए कि क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के सर्किट में खराबी आती रहती है, तो इसलिए हमने 2 लगा दिए हैं। उसके बाद भी जो चौथा एक्शन ट्रांसमिट होता है, ये इसका काम है मोटर को ऑन ऑफ करना। मोटर को ऑन ऑफ करने के बाद भी इसमें एक्शन ट्रांसमिट होता है। ये ट्रांसमिशन केबल मोटर की इसमें लगाई हुई है ताकि पानी का लेवल जब हाई हो जाए तो मोटर को ये ऑफ कर दे, 90% से हाई हो जाए तो। और इसके अलावा हमने इसमें ये डायोड्स लगाए हैं ताकि करंट को 1 वे कर दिया जाए, क्योंकि अगर 2 वे अगर करंट रिवर्स भी हो रही है तो ये इस सर्किट में कनेक्शंस लूज होते रहते हैं, या कोई बंदा तार निकालता है पावर सप्लाई ऑन होने के बाद तो 1 वे करंट होने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसकी जो है हम इसको ज़राअत के शोबे में बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। I am Sana Faisal from BS Physics 8th semester, Government College, Graduate Boys College अटक। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम। इसको डिज़ाइन करने का मेन मकसद ये है, सिक्योरिटी कंसर्न इश्यूज बहुत सारे हैं, हमारे घरों में भी हैं, बैंक्स में भी हैं, किसी भी वर्किंग एरिया में हो सकते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इस पर्पज़ के लिए हम लोग मुख्तलिफ सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, मिस्टेक उनसे भी हो सकती है, या किसी बड़े एरिया को अगर हमने कवर करना है तो हम हर पॉइंट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो कि हमें 24/7 सिक्योरिटी भी देगा और जिसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम है। ऐसी सिक्योरिटी को देखते हुए हमने एक ऐसा सर्किट बनाया है, ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं जो कि हमारे पास लेज़र लाइट को डिटेक्ट कर दें। जैसे ही हमारे पास LDR पे, अगर हम कहें कि LDR पे लाइट फॉल कर रही है, यानी कि LDR लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, तब तक तो हमारे पास जो बजर है वो अलार्म प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो सेफ है, यानी कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग लाइट को कट ऑफ कर देते हैं, या अगर हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई रॉबर्ट है, कोई थीफ है और वो हमारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, तो वो जैसे ही हमारे इस लेज़र बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसका जो शेडो होता है वो LDR पे फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से डिटेक्शन ख़त्म हो जाती है और बजर जो है वो अलार्म प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, अनवांटेड इवेंट हो रहा है। तो इस सर, ये हमारे पास वर्किंग मॉडल है 4 स्ट्रोक का। इसमें जो है ना हमारे पास 4 स्ट्रोक का हम ब्रीफ बता सकते हैं कि भाई कैसे 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना, इसमें हमारे पास पहला स्ट्रोक होगा जिसमें पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा, तो स्पार्क होगा ना हमारे पास, तो कंबशन होगी, कंबशन के थ्रू ये पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। अच्छा, एनर्जी फिर उसके बाद थ्रू मोमेंटम जो है ये वापस ऊपर आएगा, और जब ऊपर आ रहा होगा थ्रू एग्जॉस्ट वॉल हमारे पास जो बर्न फ्यूल है ना वो वापस बाहर चला जाएगा। अच्छा, ये ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास ये नीचे जाएगा। जब डाउनवर्ड जाएगा तब हमारे पास इनलेट वॉल ओपन होगा, इनलेट वॉल से हमारे पास एयर और फ्यूल मिक्सचर इन थोड़ी सिलेंडर जाएगा हमारे पास। फिर उस वक्त
फिर उसके बाद ये जो क्या नाम है पिस्टन है अपवर्ड मूव करेगा और एयर और फ्यूल मिक्सचर हमारे पास कंप्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पार्क होगा और कंबशन होगी। इस तरह हमारे पास जो साइकिल ये चलता रहेगा। हमारे पास जो वर्टिकल मकसद ये वर्टिकल जो मोशन है वो हमारे पास चेंज हो रहा है रोटेटरी मोशन में, जिससे हम मोटरसाइकिल में यूज़ होता है, कार्स में यूज़ होता है, जनरेटर्स में यूज़ होता है, पोस्ट होता है। मेरा नाम निम्रा है और ये सारी हमारी टीम है। हमने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें हमने 4 सेक्टर को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमारे पास मनी सेक्टर आता है, दूसरा हमारे पास एग्रीकल्चर, तीसरा ट्रेड और चौथा हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर है। मनी सेक्टर में हम लोग ये बता रहे हैं कि कैसे हम लोग बार्टर सिस्टम से पेपर मनी तक का सफर हम लोग ने तय किया कि पहले हम लोग चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे, जिसमें हमने नमक है, चावल है, फिर जानवर आए, फिर गोल्ड के कॉइन और सिल्वर के कॉइन आए। इसमें भी हमें मुश्किल आती थी। फिर मज़ीद एवोल्यूशन हुई है तो पेपर नोट आ गए, पेपर करेंसी आ गई है। इसमें मज़ीद हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड और चिप्स आ गए जो इंसान अपने अंदर जो इंसर्ट करता है और ट्रांजेक्शन वगैरह करता है। इसमें हमारे पास एवोल्यूशन हुई है तो हम लोग अपने नेक्स्ट फेज की तरफ आ गए, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, कि हमने कहा है कि इसको भी प्रमोट करें। पहले जो है किसान खेती बाड़ी करता था जानवरों के साथ, बहुत टाइम लेता था और बहुत कम प्रोडक्शन होती थी। फिर जो है वो तरक्की हुई है तो ट्रैक्टर और ट्यूब्स वगैरह आ गए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो गई है। टाइम भी कम होता है और लेबर भी जो है वो कम यूज़ होता है। इसमें हमारे पास तरक्की हुई है तो हमारे जो है वो तीसरा फेज है ट्रेड में हमारे पास इजाफा हो गया है। ट्रेड में पहले पाकिस्तान My name is Soha Rafiq. Yes sir, from BS Economics. सर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे। जो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बिटवीन टू एंटिटीज थ्रू ए मीडियम और चैनल। और जो सैटेलाइट होता है वो हमारे पास होता है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर बॉडीज को के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट, satellite communication is an artificial satellite which provide communication links through proper links on the points on the earth. ये आइडिया बेसिकली है ऑर्थर सी क्लार्क इन 1945 में उसने ये आइडिया दिया था और वो एक ब्रिटिश फिक्शन राइटर है। सैटेलाइट हमारा ये प्रोजेक्ट है सैटेलाइट पे। इसमें 2 टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, अपलिंक सिग्नल्स एंड डाउनलिंक सिग्नल्स। ये सिग्नल रेडियो वेव्स में होते हैं और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में चेंज होती है। अपलिंक सिग्नल्स वो होते हैं जो अर्थ से सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्पेस में भेजे जाते हैं, उनको अपलिंक सिग्नल्स कहते हैं कि इसमें सैटेलाइट को कैसे मूव करना है, अर्थ के कितने करीब जाना है, कितना नहीं जाना। और जो सैटेलाइट स्पेस से अर्थ में सिग्नल भेजती है वो डाउनलिंक सिग्नल्स होते हैं। और डाउनलिंक सिग्नल्स होते हैं वो ये ट्रांसपोर्टर जो होता है ना, वो हमारे जो सिग्नल जो वो एंटीना में भेजता है और उसके जरिए हमारी डिफरेंट कॉलोनीज में या जो हम लोग हेडफोन्स यूज़ करते हैं जीपीएस सिस्टम में, मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर लैब्स, बिल्डिंग में सारे जो सिग्नल्स कन्वे करता है वो ये करता है, उसको हम डाउनलिंक सिग्नल। ये जो थ्रेड्स जा रहे हैं ये सिग्नल शो कर रहे हैं कि किस तरह ये एंटीना रिसीव करता है सैटेलाइट स्पेस से, एंटीना को भेजती है सिग्नल्स और एंटीना से आगे ये सिग्नल्स जा रहे होते हैं। और इकोनॉमिक्स में हमारा इसका रिलेशन ये होता है कि 2 कंट्रीज में आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बैंकिंग सिस्टम में, इन सब जगह जो है हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और इन सिग्नल्स की नेट के बगैर आजकल ये सब पॉसिबल नहीं है। Thank you so much for और यूएस में 5% से 60% प्रोडक्शन है वो शुगर बीट्स के थ्रू हो रही है। इसके अलावा शुगर बीट्स जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, जिसकी वजह से शुगर प्रोडक्शन इन्हांस हो रही है। उसके बाद सर जी कैन से जो हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए ताकि वो क्रशर के अंदर जो है ना फिट आ जाए सर। फिर हम उससे जो है ना वो जूस बनाएंगे और जूस से जो पल्प जो है ना वो इस साइड से बाहर निकलेंगे एज ए वेस्ट मटेरियल। और जो हमने जूस बनाए हैं सर वो आगे जो है ना फिल्टर करेंगे हम उसको फिजिकली। इससे जो अंदर फाइबर वगैरह जो है ना उसको हम क्या करेंगे जी साफ करेंगे, उसको हम कहते हैं जूस एक्सट्रैक्शन। फिर हम बाद में जो है नेक्स्ट अमल करेंगे, एक्शन करेंगे, उसको हम कहते हैं जूस प्योरीफिकेशन सर। यहाँ पर जूस प्योरीफिकेशन की मदद से जो है ना हम उसके अंदर लाइम ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे ताकि उसको जो है ना हम प्योरीफाई कर ले। और फिर उसको जो है ना हम लास्ट में बॉयल करेंगे।
बॉयल की मदद से जो है ना जो इसके अंदर एक्स्ट्रा H2O है वो इवापोरेट हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास जूस है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास बच जाएगा, ताकि हम उसकी मदद से जो है ना कंसंट्रेशन कर लें। कंसंट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन की मदद से जो है ना जो थिक जूस हमारे पास बचा हुआ है गाढ़ा फॉर्म में जो मौजूद होता है, उससे जो है ना हम छोटे छोटे क्रिस्टल बनाते हैं, जो हमारी ज़रूरत होती है हम उसके मुताबिक जो है ना क्रिस्टल बना सकते हैं उसके साथ। फिर हम उसको जो है ना ड्राई करते हैं और फिर ड्राई इसलिए करते हैं ताकि वो सॉफ्ट होते हैं तो हार्ड में कन्वर्ट हो जाए, और फिर हम उसको रिफाइन करते हैं ताकि उसके अंदर और इम्प्योरिटी शामिल ना हो, और फिर हम उसको पैकिंग करते हैं ताकि हम जो है ना वो और मार्केट में जो है वो डिस्कवर करें। तो इसको समझ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन बेसिकली है क्या, इसकी कॉजेज इफेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम लोग इसकी कंट्रोल मेजरमेंट्स भी कर रहे हैं। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि ये हमारे पास एक ग्लास शीट्स होती है जो अर्थ से रेडिएशंस तो आ रही हैं लेकिन ये उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी, यानी इसको कवर उसको बाहर निकाल देगी, तो जो रेडिएशन वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, यानी वो जो यहाँ अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्शन है प्लांट्स की या क्रॉप्स की वो ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब यही फिनोमेना हमारी इन्वायरमेंट में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो वो इसको क्या कर रहे हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी इसकी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर का टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं। और वो कैसे हो रही है, यानी कुछ ऐसे हमारे पास फर्टिलाइजर है, यहाँ से जो गैसेस निकल रही है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है, कार्बन जो ट्रीज है तो कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो कार्बन सिंक हम कट कर रहे हैं, यानी ट्रीज कट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो ऊपर जा रही है, यानी वो उस बात हमारे पास आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हीकल्स एक ग्लास शीट के तौर पे काम करते हैं हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी रेडिएशन तो आ रही है ऊपर से, लेकिन ये वो रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती, एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती, तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वर्ल्ड टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, यानी ऐसा हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है तो क्या होगा कि जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होती हैं तो जो सी का लेवल है वो राइज होता है, फ्लड्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रिलीज हो रही हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जो ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं और देन ओजोन होल क्रिएट करती हैं। सर जो हमारा मॉडल है वो है क्लियर स्काई मॉडल। आजकल अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो ये एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। अब देखें कि हमने पत्थर के ज़माने में हम वापस नहीं जा सकते, हमने गाड़ियाँ भी यूज़ करनी है, हमने इंडस्ट्रीज़ को भी यूज़ करना है। अगर हम अपने कंट्री को देखें तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं एज एनर्जी सोर्स, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, वो एक हाईली एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आप देखें कितना ज़्यादा क्राइसिस है। अब एक तो एक्सपेंसिव तो है ही, चले हम कॉस्ट को अगर किसी तरह से मैनेज कर लें, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि पेट्रोल की बर्निंग से हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे कि सल्फर रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जाके जो एसिड जो है बनाते हैं, और वो एसिड जो है आपके सॉइल को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को करते हैं। इवन कि आप ये समझिए कि जब एसिड रेन होती है तो आपकी अर्थ के ऊपर जो है कोई लाइफ मेंटेन नहीं होगी, कोई इकोसिस्टम नहीं डेवलप हो पाएगा। अब चूंकि हम पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जब पेट्रोल एक तो एक्सपेंसिव है अब, और लेकिन इसके साथ साथ ये पोल्यूटेड है, तो अब इसको हम ओवरकम कैसे करें? ओवरकम करने के लिए हमें जो है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करें। रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक तो वो चीपर भी है किसी सेंस तक, इसके अलावा वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अब रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर से, हम विंड से प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा हम सनलाइट सोलर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यूज़ करके जब हम अपने सिस्टम को इस तरफ लेके जाएंगे तो एक तो हम जो है इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान डेवलप होगा, इसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। अब हम अगर अपने नेबर कंट्री भारत को देखें तो वहाँ दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर वो अब चार्जिंग पॉइंट्स उन्होंने लगा दिए जहाँ पे यानी इलेक्ट्रिक कोई, पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसकी तरफ थोड़ा सा लिया है कि वो स्टूडेंट्स को देंगे कि वो इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज़ करें। इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज़ करने से ये होगा कि स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर इससे जो है स्मोक से फिर स्मोक नहीं बनेगा। लेकिन हम स्मोक को कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। अगर स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है तो हम फिर उसको कैसे कंट्रोल करें? 7 में इन्वेंट किया था और ये न्यूटन लॉ इम्प्लीमेंट करता है, सेकंड और थर्ड लॉ, तो इस वजह से इसका नाम न्यूटन क्रेडल पड़ गया। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये दर मोमेंटम भी इन इलास्टिक रीजन में जो मोमेंटम के दर होते हैं, तो जो दरमियान वाली जस्ट मूव ये वाला किस जगह यूज होता है ज़्यादा? ये वाला ये ज़्यादा जो होता है जब गाड़ी के शाफ्ट होते हैं ना उनमें टर्न करते हैं। और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल है, स्नूकर जो बाल नहीं होती, स्नूकर बाल के बाद जब एक बाल दूसरे बाल को कोलाइड करती है तो वो मुकम्मल अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है, इसलिए। और जो रॉकेट में होता है उसमें मोमेंटम यूज होती है। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए शाबाश, वेरी गुड। जी सर, ये हमने एक इको फ्रेंडली मॉडल बनाया है।
इको फ्रेंडली मॉडल बनाया है। इस मॉडल के जरिए हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आज से 100 ईयर्स बैक अगर हम जाएं तो उस टाइम पे हमारी अर्थ कुछ इस फॉर्म में थी, लेकिन ये मॉडल बेसिकली हमने WWO से इंस्पायर होकर यूज़ करना शुरू कर दी चीज़ों को, तो हम अपनी अर्थ को इंशाल्लाह अगले 100 ईयर्स में वापस पुरानी फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये इसके लिए इजी है, हम लोग अपने हैंड के जरिए भी कर सकते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो इसलिए स्टूडेंट को इजी होता है इसे याद रखना। हम लोग साइन ऐसे कर सकते हैं, कॉस जो है इसके रेसिप्रोकल है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की रिप्रेजेंटेशन। जब न्यू हाउसिंग स्कीम बनती हैं तो उधर ऑप्टिकल फाइबर हो गया, केबल नेटवर्क हो गया, वो सारे घरों तक पहुंचाए, सब तक जाए। उसके लिए हम जो है ना मिनिमल स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जैसे अब पिक्सल फाइबर हो गया और माइल्स के अंदर डिस्टेंट है, तो वो बंदा चाहता है कि मेरी कम से कम केबल लगे और तमाम घरों तक पहुँचे और कम से कम डिस्टेंट आए। तो इसके लिए जो है एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। जैसे हम गूगल मैप के अंदर देखते हैं, वो शॉर्टेस्ट रूट भी बताते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बताते हैं, उसके अंदर बेसिकली ये एल्गोरिथम भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये एक मॉडल है और ये जो है ना हमारी जो लाइट है ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी वो दिखाती है कि तमाम घरों के अंदर जो है कम से कम जो तार जा रही है वो ये वाला रूट करता है। नाज़रीन, जजेस के फ़राइज़ अंजाम देने वाले 5 जजेस को डिप्टी कमिश्नर अटक अपने दस्ते मुबारक से शील्ड दे रहे हैं। ये वो मनाज़र हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। इन जजेस ने बहुत ही अच्छा काम किया है और तकरीब के आखिर में प्रिंसिपल साहब ने डिप्टी कमिश्नर अटक को अपनी तरफ से शील्ड पेश की है और आखिर में मीडिया से गुफ्तगू। टीम ने ये साइंस मेला ऑर्गेनाइज किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस तरह लोगों में साइंस की और हुनरमंद अफराद के लिए ये बहुत बड़ा मौका होता है कि ये जो स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं फिर उसको ये अपने माइंड के साथ प्रैक्टिकल मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल इकट्ठा करें और यही हमारी दरसगाहें हैं। अगर इस तरह मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि प्रिंसिपल साहब ने सारे अपने डॉक्टर्स हजरात को बुलाया हुआ था जो कि इस इवेंट के जज भी थे और मैंने खुद ये ईच एंड एवरी स्टॉल जो है पर्सनली विजिट किया और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि बच्चियाँ खसूसन उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी के साथ ये मॉडल्स बनाए हैं और ये अटक की जो हमारा तारीख में फ़र्स्ट टाइम ये साइंस मिला हुआ है और हम इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी असातिज़ा इकराम हैं और जितने भी स्कूल्स के हेड हैं वो इस तरह की एग्जीबिशंस को और इन मॉडल्स को प्रमोट करेंगे ताकि हमारी साइंटिफिक कॉग्निशन हो हमारे स्टूडेंट्स की।